अक्सर ये सवाल मन में आता है, कुछ लोग हमेशा कामयाब क्यों नजर आते हैं? दूसरों पर उनका इतना गहरा असर मतलब कैसे होता है? क्या ये सत्ता और प्रभाव ये कोई सीखा जा सकने वाला हुनर है? देखिए, ये सवाल तो बहुत पुराने हैं, सदियों से पूछे जा रहे हैं। और आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो इन्हीं मुद्दों को उठाती है। अच्छा, कौन सी? रॉबर्ट ग्रीन के, वो थोड़ी विवादास्पद भी है लेकिन बहुत मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर, मतलब शक्ति के 48 नियम। ओह हाँ, ये किताब मैंने सुना है इसके बारे में। ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें इतिहास है, मनोविज्ञान है और दुनिया भर की रणनीतियों का एक तरह से निचोड़ है। हाँ, और दावा करती है कि ये हमें सत्ता के खेल की असलियत समझाएगी। एग्जैक्टली। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के कुछ खास विचारों और नियमों को थोड़ा गहराई से देखें, समझें। ठीक है, तो इसकी बनावट कैसी है? मतलब कैसे पेश किया गया है इन नियमों को? हाँ, तो इसका ढांचा भी काफी दिलचस्प है। इसमें 48 नियम हैं और हर नियम के साथ कोई ना कोई ऐतिहासिक कहानी या उदाहरण जुड़ा है। अच्छा। और फिर उसका विश्लेषण है जो ये दिखाता है कि भाई सत्ता कैसे हासिल की जाती है और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी कैसे बरकरार रखी जाती है। और एक बात साफ है, इसका नजरिया बहुत यथार्थवादी है। मतलब ये नैतिकता की किताब नहीं है। हाँ, ये सुना है मैंने। दुनिया जैसी है उसे वैसा समझो। बिल्कुल, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं। चलिए, तो फिर कुछ नियमों पर ही बात करते हैं। पहला नियम, वो काफी मशहूर है, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। हाँ, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, खासकर जब हम सोचते हैं कि भाई मेहनत करो, टैलेंट दिखाओ, तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, बिल्कुल। लेकिन ग्रीन का तर्क ये है कि अगर आप अपने सीनियर्स से, अपने बॉस से ज्यादा काबिल दिखते हैं तो उनमें एक तरह की असुरक्षा पैदा हो सकती है। अच्छा। वो आपको अपने लिए खतरा समझ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ही ना करें या अपनी काबिलियत छुपाएं। तो फिर मतलब ये है कि श्रेय लेने का तरीका या अपनी काबिलियत दिखाने का ढंग ऐसा हो कि उन्हें खतरा महसूस ना हो, बल्कि उन्हें लगे कि आपकी सफलता से उनका भी फायदा है, उनका भी कद बढ़ रहा है। ओके, यानी कि प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण बहुत जरूरी है। अच्छा, इसी तरह एक और नियम है, नियम 3, जरूरत से ज्यादा कभी ना बोलें। हाँ, कम बोलना क्यों इतना शक्तिशाली माना गया है इसमें? देखिए, कम बोलने वाले लोग ना वो अक्सर ज्यादा रहस्यमयी लगते हैं, ज्यादा गंभीर भी। तो उनकी बातों को वजन भी ज्यादा दिया जाता है। और एक और बात सोचिए, जब कोई कम बोलता है ना तो लोग अक्सर उसकी चुप्पी को भरने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसे? मतलब वो खुद ही ज्यादा बोलने लगते हैं, जिससे अनजाने में वो आपको ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। तो ये सुनने और समझने की शक्ति भी है एक तरह से। हाँ, ये तो है। ज्यादा बोलने से आपकी बातें मामूली लग सकती हैं और गलतियां करने का, कुछ गलत कह जाने का खतरा भी बढ़ जाता है ना। सही कहा। ये काफी दिलचस्प नुक्ता है कि कम बोलना असल में जानकारी पाने का जरिया बन सकता है। लेकिन जहां एक तरफ कम बोलने को कहा गया है, वहीं नियम 6 है, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ कैसे? मतलब कम बोलो पर ध्यान भी खींचो। हाँ, ये संतुलन का खेल है बेसिकली। कम बोलना मतलब ये नहीं कि आप गुमनाम हो जाएं, सोच समझ कर बोलें। ओके। नियम 6 कहता है कि आपकी एक पहचान होनी चाहिए, एक छवि जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जिसको आजकल लोग पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं ना, कुछ वैसा ही। अच्छा, जैसे आपकी मौजूदगी दमदार होनी चाहिए ताकि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। उदाहरण के लिए गांधी जी की लाठी, वो उनकी पहचान का हिस्सा बन गई, या फिर स्टीव जॉब्स की वो काली टी शर्ट। हाँ, बिल्कुल। ज्यादा बोलने से आपकी बातें मामूली लग सकती है और गलतियां करने का, कुछ गलत कह जाने का खतरा भी बढ़ जाता है ना। सही कहा। ये काफी दिलचस्प नुक्ता है कि कम बोलना असल में जानकारी पाने का जरिया बन सकता है। लेकिन जहां एक तरफ कम बोलने को कहा गया है, वहीं नियम 6 है, हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। हाँ, ये दोनों बातें एक साथ, मतलब कम बोलो पर ध्यान भी खींचो। हाँ, ये संतुलन का खेल है बेसिकली। कम बोलना मतलब ये नहीं कि आप गुमनाम हो जाएं, सोच समझ कर बोलें। ओके।
नियम 6 कहता है कि आपकी एक पहचान होनी चाहिए, एक छवि जो लोगों के दिमाग में बैठ जाए, जिसको आजकल लोग पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं ना, कुछ वैसा ही। अच्छा, जैसे आपकी मौजूदगी दमदार होनी चाहिए ताकि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। उदाहरण के लिए गांधी जी की लाठी, वो उनकी पहचान का हिस्सा बन गई, या फिर स्टीव जॉब्स की वो काली टी शर्ट। हाँ, बिल्कुल। ये चीजें दिखाती हैं कि सत्ता के लिए सिर्फ आपकी योग्यता ही काफी नहीं है, लोगों की नजर में आपकी छवि क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो मतलब संयम और प्रदर्शन, इन दोनों के बीच एक बहुत महीन रेखा है जिस पर चलना है। बिल्कुल। ये नियम सिर्फ चालाकी नहीं लगते, ऐसा लगता है कि ये मानव व्यवहार और जो सामाजिक ताना बाना है उसकी गहरी समझ पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ग्रीन का उद्देश्य शायद यही दिखाना है कि असल दुनिया में शक्ति काम कैसे करती है, भले ही वो तरीके हमेशा हमें नैतिक रूप से सहज न लगे। ये नियम असल में लोगों को प्रभावित करने के जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तरीके हैं उनको उजागर करते हैं। तो अगर संक्षेप में गए तो शक्ति के 48 नियम सत्ता की रणनीतियों का एक बहुत ही व्यवहारिक और हाँ, कभी कभी थोड़ा बेचैन कर देने वाला संकलन है। सही। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया कैसे चलती है, खासकर शक्ति का खेल कैसे चलता है, उसे बिना किसी भ्रम के समझना चाहते हैं। और ये नियम सिर्फ बड़ी राजनीति या बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, इनके जो सिद्धांत हैं वो आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स में, टीम लीडरशिप में, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी दिख सकते हैं। हाँ। अब कोई ने अपनाए या ना अपनाए वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के व्यवहार को समझने के लिए ये एक उपयोगी नजरिया, एक लेंस जरूर हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, समझने के लिए तो जरूरी हो सकता है। तो चलिए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्या सिर्फ शक्ति हासिल करने की रणनीतियां सीखना जरूरी है, या उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि हमारे आसपास ये शक्ति का खेल, ये डायनामिक्स काम कैसे करते हैं? और ये भी कि जब इन शक्तिशाली, कभी कभी कठोर लगने वाले नियमों का सामना नैतिकता के पैमाने से होता है तो फिर चुनाव क्या होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है।